पाखी एक संपन्न घर की संभ्रांत महिला है। 2 बच्चों की माँ और पति बहुत बड़े व्यापारी हैं। कुशल और नवल दोनों ही जुड़वे और उच्च शिक्षा प्राप्त करके पिछले 2 वर्षों से विदेश में कार्यरत हैं। पति प्रवेश एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। कार में अति व्यस्त रहा करते हैं। आज पाखी अपने बड़े से बालकनी में लगे झूले पर बैठी किताबों को खोलकर पढ़ने के प्रयास में तल्लीन लग रही थी, परंतु रह रहकर मन जाने क्यों उचाट हो जाता था। जीवन की सारी सुविधाएं आराम उसे प्राप्त थीं, यहाँ तक कि वो अगर ना चाहे तो उसे कुछ करने की कभी आवश्यकता ही ना पड़े, केवल अपने नित्य कर्मों को छोड़कर। मैडम जूस सफ़ेद वर्दी में एक नौकर हाथ में ट्रे लिए हुए खड़ा था। वहीं रख दो, टेबल की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। पाखी आंखें बंद करके झूले की टेक लगाए बैठी सोच में खोती चली गई। किताब के पन्ने हवा के झोंके से पलटते जा रहे थे। अरे पखिया, चल स्कूल जाना है। कितना झूला झूलेगी? जी नहीं भरता क्या तेरा? दादाजी ने चबूतरे पर बैठे बैठे आवाज़ दी थी। अभी आती हूँ। कूदकर झूले से नन्ही पाखी उतर गई। आंगन में माँ एक खाट के किनारे बड़ी सी हांडी में दही बिलो रही थी और दादी निर्देश दे रही थी। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कौन से कपड़े? वही जो स्कूल पहन कर जाती हूँ। स्कूल? उसका भी कोई अलग कपड़ा होता है भला? जो मन करे वही पहन ले। मैं वो गुलाबी वाला फ्राक ही पहन कर जाती हूँ रोज़, वही पहनूँगी। वो तो धोए नहीं मैंने, गंदे पड़े हैं। दूसरे कोई पहन कर चली जा, देर हो रही है। होने दो देर, मैं नहीं जाऊँगी। तुमने क्यों नहीं धोया उसे? ओ जिद मत कर, दूसरा एक गुलाबी वाला ही पहन ले। 5 ही तो फ्राक हैं, कौन सा बड़ा अंबार लगा है कपड़ों का? जो मिले पहन लिया कर, माँ ने क्रोधित होकर कहा। तो दादी को अच्छा ना लगा। वो तुरंत बोली, अंबार तो ऐसा होगा कि देखना तो दूर तूने सुना भी ना होगा। राज करेगी पाखी, और 5 कपड़े क्या कम है? हमारे पास तो 2 ही कपड़े होते थे। पाखी ने सोचा, अब दादी देर तक बड़बड़ाती रहेंगी और उनका गुस्सा माँ मुझ पर निकालेंगी। इससे अच्छा है कि जो मिलता है वही पहनकर चली जाऊँ। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह दादाजी के साथ स्कूल के लिए चली गई। स्कूल सड़क के उस पार दूसरे गांव में था। खेतों की पतली पगडंडियां होकर जाना पड़ता था। रास्ता बिल्कुल वीरान, दूर तक कोई झोपड़ी कच्चा पक्का मकान तक नहीं। कहीं कहीं आम जामुन और नीम के पेड़ मिलते, जहाँ बैठकर बच्चे और राही खेलते या सुस्ताते। पाखी के घर के आसपास भी कोई घर ना था। पीछे की पहाड़ी पर एक मंदिर था, जहाँ साल में 2 बार खूब मेला लगता और यही मेला आसपास के गांव का मनोरंजन होता। शहरी चीज़ों और व्यंजन का भरपूर स्वाद लोग लेते। पाखी के लिए ये भी रोमांचक होता, क्योंकि घर के आसपास घर न होने से जो भी सन्नाटा होता वह कुछ दिनों के लिए लुप्त हो जाता। वैसे भी मंदिर दर्शन और पूजा के लिए हमेशा लोग दूर दूर से आते और पाखी को रोचक लगता। खूब खुश होकर सबके बारे में जानकारी लेती। कभी कभी तो अपने उम्र की लड़की या कोई स्कूल की सहेली मिल जाती तो उसे सारे दिन के लिए रोक लेती। खाना पीना खेलना खूब मज़ा करती। माँ को भी अच्छा लगता, कुछ ताजगी मिल जाया करती। घर इतने सुंदर परिवेश में था कि जो भी आता अभिभूत हो जाता। घर के पीछे नीम पर झूला पड़ा था। बड़ा सा आंगन जिसके बीच में तुलसी और 2 कोनों में फूल लगे थे मोगरे के। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा जो सूखी लकड़ी से जलता था और एक कोने में हैंडपंप जिसे वो चापाकल कहते। घर के पास छोटा सा सरोवर जिसमें टोकरी नुमा छोटी सी नैया पतवार के साथ एक किनारे लगी रहती। उस सरोवर के किनारे आम जामुन अमरूद कटहल इत्यादि वृक्ष जो छोटे से बगीचे को आकार देते थे। पाखी को फूलों का बड़ा शौक था। वो अक्सर फूल तोड़कर मंदिर में चली जाती। पहाड़ी की कच्ची सीढ़ियों पर फूल फैला देती। एक दिन उसे ऐसा करते देख किसी सहेली ने कहा भी कि ये लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं और तू सीढ़ियों पर फैलाती है, पाप लगेगा। पाप पाप कुछ नहीं होता। देख ये सीढ़ियाँ कितनी रूखी और कंकड़ीली हैं। एक दिन बंसी काका की बड़ी जोर से चोट लग गई थी और सारे कंकड़ शरीर में गड़ गए थे, इसलिए फूल बिछा देती हूँ कि जो भी जाए उसके पैरों में कंकड़ ना चुभें, समझी? पर भगवान भगवान भी जाते होंगे तो उनको भी ये सीढ़ियाँ गड़ती होंगी, उसे समझाते हुए बोली। पाखी तू पागल है,
भगवान कहाँ जाएंगे, वो तो मंदिर में ही रहेंगे, मंदिर में ही रहते हैं। तो दादी बात बात में आसमान की तरफ दिखाकर क्यों कहती हैं कि भगवान वहाँ रहते हैं? और माँ तो आंगन में लगे तुलसी के पौधे को ही भगवान कहती हैं। ये कैसे? पता नहीं, दादाजी से पूछना, उनको ज़रूर मालूम होगा। दादाजी तो गाय को भी झूठा खाना नहीं देते, कहते हैं देवी हैं, माता हैं। कहते हैं कि भगवान को झूठा नहीं खिलाना चाहिए। और मुझे याद है स्कूल में टीचर जी तो किताब में पैर लगते ही कहते हैं कि भगवान को पैर लगाओगी तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हाँ, ये तो सही कह रही है तू। समझ में नहीं आता कि भगवान है कहाँ। चल छोड़, झूला झूलते हैं, कहकर पाखी उसे लेकर झूलने चली आती है। वो अबोध पाखी अकेली ना थी, एक बड़ा भाई था जिसको उसके शहर में रहने वाले पिता ने हॉस्टल में डाल दिया था, यह कहकर कि पवन गांव में बिगड़ जाएगा, यहाँ की खेती से सब मिलेगा, पर शहरी ठाट बाट की तो बात ही अलग है। यह सोचकर उसके पिता ने कभी रुचि नहीं ली खेती गृहस्थी में, बस पैसा कमाते और कुछ भेज देते। साल में 2 से 3 बार गांव आते, जो पाखी के लिए उत्सव के समान होता। सबके लिए उपहार लाते, लेकिन पाखी इन सब चीज़ों के बीच पिता को ढूंढती, जो उसे कभी नहीं मिल पाते। हमेशा धीर गंभीर रहते, चेहरे पर रोब और स्वभाव में अकड़। पाखी का मन चाहता कि दादाजी की तरह उनसे लिपट जाए और खूब प्यार करे, परंतु उनका यह रंग रूप देख बेसहमी सी रहती अक्सर। उनके लाए घर के सामान, कपड़े और खिलौनों से ही उसकी खुशी न थमती। कभी कभी तो साथ में पवन भी आता और महीने भर रहकर जाता, तो पाखी उसे गांव, घर, मंदिर, बगीचा, खेत, सरोवर सब ऐसे दिखाती जैसे सब उसके अपने हैं, और पवन भी ललचा जाता, यह सोचकर कि पाखी के तो बड़े मज़े हैं। जब वापस जाना होता तो खूब तूफान मचाता। कई बार पिताजी ने उसे मारा भी था और जबरन तैयार करके ले गए थे, लेकिन अक्सर दादी ही बीच बिचाव करती और पवन को इतने स्नेह से समझाती कि वह तैयार हो जाता। पवन को हमेशा लगता कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह गांव आकर रहेगा, तब वो भी पाखी की तरह खूब मज़े करेगा। कभी कैरियाँ तोड़ेगा, कभी सरोवर में कंकड़ फेंकेगा, कभी पेड़ों के तले बने चबूतरों पर से कूदेगा, तो कभी झूलों पर खड़े होकर करतब दिखाएगा। बस इसी सोच के साथ समय गुजरता गया और पवन 10वीं में चला गया। इधर पाखी अभी 6वीं कक्षा में थी। दादी चाहती थी कुछ संपन्न घर देखकर अब ब्याह की तैयारी हो जाए पाखी की, लेकिन इस मामले में पिताजी थोड़ा दृढ़ थे। वो पाखी को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन गांव में ही। दादाजी बेटे और पत्नी के बीच उलझते नहीं थे, बड़े ही शांत और सौम्य व्यक्ति थे, इसलिए दूर दूर के गांव तक में उनके व्यवहार, कुशलता और सज्जनता की चर्चा होती। तेरा मन लगता है पढ़ाई में? एक दिन दादी ने उससे पूछा भी था। क्यों नहीं लगेगा, मैं पवन भैया से ज़्यादा पढ़ूंगी, तुम देखना, पूरे 100 क्लास तक। हथेलियों की सारी उंगलियां फैलाकर उसने कहा, तो पास खड़ी माँ हंस पड़ी थी। 100 क्लास क्या होता है पाखी, तुम क्या जानो, 5 तक पढ़कर बैठ गई ना। अब तुमको कैसे समझाऊं? नन्ही हाथों को गाल पर रखकर सोचने की कोशिश करती है। ठीक है, 100 पढ़ या 101, पर सब अपने ससुराल जाकर करना। ससुराल जाकर? अभी मैं छोटी हूँ, तुम ससुराल की बातें मत किया करो, मुझे यहीं रहना है। ज़्यादा पढ़ लेगी तो लड़का नहीं मिलेगा ब्याहने को, दादी चिंतित स्वर में बोली। फिर ब्याह? लड़का? दादी तुमको पता है एक बात। कौन सी बात? वो चांद देख रही हो ना? पाखी ने संध्या के समय आसमान में निकले चांद को दिखाते हुए कहा। हाँ, उसे तो रोज़ देखती हूँ, हाथ जोड़ते हुए दादी ने कहा। करवा चौथ को पूछते हैं, पर मुझे क्यों दिखा रही है? दादी, इस चांद पर जाना है मुझे एक दिन। पागल हो गई है, चांद पर कोई जा सकता है भला? तेरा नाम ही पाखी है, पर पंख नहीं है तेरे, समझी? बड़ी बड़ी बातें ना किया कर। अरे दादी, उड़कर ही जाऊंगी, पंख नहीं है तो क्या, रॉकेट से जाऊंगी। तुमको पता है बहुत लोग जा चुके हैं वहाँ पर, और इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। दादी और भी चिंतित हो गई पाखी की बातों से और बोली, हाय राम, चांद पर कैसे जाता है कोई? वहाँ से गिरा तो कुछ अता पता भी ना चलेगा उसका। ये लड़की पढ़ पढ़ कर पागल हो गई है, दादी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। तो पाखी बाहर निकल कर चली आई झूले पर और मन ही मन बोली, ये दादी भी ना कुछ जानती नहीं है, बस सारे दिन अपना हुक्म चलाती रहती हैं।
माँ ने ही सिर पर चढ़ा रखा है, कुछ बोलती नहीं है। दादाजी भी दादी को नहीं समझाते। पिताजी की बात सुनती हैं, पर पिताजी से ये सब कौन बताए। इधर समय गुजरता रहा। पवन शहर में रहते रहते पूरा शहरी हो गया और गांव में आने में आनाकानी भी करने लगा था, यह कहकर कि वहाँ बिजली नहीं रहती, मैं सारे दिन बोर हो जाता हूँ। पाखी भी अब 10वीं में थी। पवन कॉलेज में पढ़ने लगा था। सुंदर नौजवान हो गया था, बिल्कुल दादाजी की तरह, लंबा और चेहरा भी भई। पाखी माँ पर गई थी, ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन पढ़ाई अब उसकी चाह बन चुकी थी। अंदर ही अंदर अब उसमें पवन से प्रतियोगिता की भावना जागने लगी थी। अब वो समझने लगी थी कि लड़के को सारी सुख सुविधाएं सिर्फ इसलिए दी गई कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा ऑफिसर बने, और लड़की के लिए गांव का स्कूल इसलिए चुना गया कि पढ़े तो पढ़े, ना पढ़े तो भी ब्याह कर दूसरे घर जाना ही है। इस दोहरी नीति से वो अब क्षुब्ध हो जाती, परंतु दादा दादी, माँ, सहेलियाँ गांव के प्रेम के बीच उसे भुला भी देती। पवन की नौकरी लग गई और वो वहीं का होकर रह गया। माँ जब भी कहती छुट्टी न मिलने का बहाना बनाकर टाल देता। ये खबर भी बड़ी मुश्किल से उस तक पहुँचती, क्योंकि फ़ोन का जरिया तक नहीं था। पाखी को याद आ रहा था अपना सुनहरा बचपन, और झूले पर पड़े ही पड़े वो ख्यालों की दुनिया में उठती गिरती संभलती रही। अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई। मैडम, आपने जूस नहीं पिया अभी तक? दूसरा गिलास बनाकर लाता हूँ, कहकर सफ़ेद पोस्ट नौकर ने टेबल पर रखे गिलास को उठाया। पाखी ने हाँ में सिर हिलाया और उसका मन विरक्त हो गया। कहाँ तो सुनहरे बचपन में खोई थी और कहाँ ये कड़वा सत्य। कितना अकेलापन है। सास ससुर पति बेटे सबके रहते हुए भी नितांत अकेली है। बच्चों ने तो हफ्ते में 2 बार फ़ोन करने का नियम ही बना रखा है। इस बीच उनका मन चाहे तो भी वो बात नहीं कर पाती, यह सोचकर कि पता नहीं किस काम में होंगे। 1-2 बार हृदय से विवश होकर उसने फ़ोन किया भी था, तो उन्होंने कहा था कि मम्मी अभी काम में हूँ, इस समय कॉल करने से डिस्टर्ब होता है। दिन में करती तो कहते अभी अभी तो सोकर उठे हैं, थोड़ा चाय वगैरह पी लें, 1-2 दिन में कॉल करते हैं। पाखी बोलती कुछ नहीं थी, परंतु अपराध बोध होता था यह सोचकर कि बेवजह उसने बच्चों को परेशान किया। कभी खींच जाती पर जाहिर न करती। दुख को अंदर रखने की कला तो शादी के बाद ही सीख गई थी। ये सब सोचते हुए उसे याद आई पवन की। बड़ी मिन्नतों के बाद पवन भैया पूरे साल भर बाद गांव आए थे। बेटा, तुम्हारा मन नहीं करता हम सबसे मिलने का? अकेले कैसे रह लेते हो? माँ ने दुखी स्वर में ही पूछा। अकेले कहाँ माँ, 3 दोस्त एक साथ रहते हैं, अच्छा समय गुजर जाता है। काम के बाद मन किया तो मिलकर खाना बना लेते हैं, नहीं तो होटल से मंगा लेते हैं। फिर टीवी, फ़ोन, सीडी प्लेयर है तो मौज मस्ती में दिन कट जाता है, पवन ने कहा, अपने खुशनुमा अंदाज में कहा। अच्छा, फिर तो तुम्हें कहाँ मन करेगा यहाँ आने का, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं मिल लिया करो। तुम्हारी छोटी बहन भी है जो अब कॉलेज में पढ़ रही है, उसको भी भाई की कमी खलती है, माँ ने भावुक होकर कहा। कहाँ है पाखी, दिखी नहीं? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो शहर गई है तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लाने, कह रही थी शहरी भाई को गांव का साधारण खाना नहीं भाएगा, माँ ने बताया। अरे, बतियाती ही रहेगी या शरबत भी पिलाओगी उसे? बेचारा थका हारा आया है इतनी दूर से, और तुम आते ही शुरू हो गई। बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो कभी कभी, दादी ने हुक्म चलाते हुए कहा था। जी अम्मा जी, बनाकर रखा है हांडी में पहले से ही, सोची पाखी आ जाए तो सब साथ ही पियेंगे, माँ ने बताया था। तुझे पाखी की पड़ी रहती है, अब ज़्यादा मोह लगाएगी तो पछताएगी। अब शादी ब्याह में देर नहीं है, दादी ने कहा। अरे भैया कब आए? चहकते हुए कहा था पाखी ने। आते ही वो पवन को देखकर चौंक गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही आया। तू तो बड़ी हो गई है और दादी कह रही हैं कि तेरा ब्याह जल्दी होगा। उसको छोड़ो, वो तो कब से कहती आ रही हैं, मैं जब 6वीं में थी तब से ही। बेचारी दादी शादी को ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत समझ बैठी हैं, वो हंसते हुए बोली। तो गलत क्या है? तुझे नौकरी थोड़ी करनी है, शादी ब्याह करके गृहस्थी बसाना है, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी भी, पवन ने दादी का समर्थन किया। तुम भी यही सोचते हो भैया, शहर में तो लड़कियां काम करती हैं, फिर मेरे लिए तुम्हारी सोच ऐसी, शहरी बाबू और गांव की सोच।
वो लड़कियां शहरी हैं और तू देहाती, नहीं रह पाएगी उस माहौल में। अच्छा, देहाती तो तुम भी थे, कैसे रह गए शहर में? कोई जादू बादू है क्या वहाँ जो देहाती को शहरी बना देता है? अगर है तो मैं भी सीख लूँगी तुम्हारी तरह, हंसते हुए बोली पाखी। इसी तरह कुछ देर बातें होती रहीं, तभी दादाजी आ पहुँचे। बेटा, मन तो नहीं लगेगा यहाँ, रात में पंखा बत्ती तो नहीं मिलेगी, लेकिन खुले आसमान के नीचे पंखे की अच्छी हवा मिलेगी। तुम्हारा बिस्तर है वो सारे में लगवा देता हूँ। नहीं दादाजी, मैं कमरे में ही सोऊंगा, यहाँ मच्छर के गीत में नींद नहीं आएगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। दादाजी, यहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची, आप लोग शहर जाकर बात क्यों नहीं करते? बेटा, बिजली सड़क के उस पार तक आ गई है, अब इधर कोई घर तो है नहीं, इसलिए इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ज़रूरत भी नहीं पड़ी अब तक। ठीक है, मैं कल देखता हूँ कि क्या बात है। अगले दिन पवन शहर जाकर बिजली विभाग में पूछताछ कर आया। उन लोगों का कहना था कि एक घर के लिए खंभा नहीं लगाएंगे और लगाने के लिए रिश्वत भी मांगा था। पवन ने पास के गांव से मजदूर बुलाकर लकड़ी के मोटे लठ का लंबा टुकड़ा गड़वाया और बिजली कारीगर को बुलाकर तार खिंचवाकर घर तक ले आया। किस बात की कमी है तुझे? खाती पीती आराम से सोती है, पहनने ओढ़ने की कमी नहीं। क्या पत्नी को यही चाहिए अम्मा? पत्नी कोई सामान है क्या जिसे सजा संवार कर रख दिया जाए? तो और क्या चाहिए तुझे? प्यार, साथ, ये पति पत्नी की ज़रूरत है। तो अब बुढ़ापे में प्रीत जागी है तुझे? बिना प्रीत किए 2 बच्चे हो गए। दादी का आवेश जितना बढ़ रहा था, माँ का दुख उतना ही तीव्र हो रहा था। अम्मा, बच्चे तो चिड़िया और जानवर भी पैदा कर लेते हैं, इससे प्रीत का क्या लेना देना? छोड़ो ना माँ, दादी नहीं समझेंगी, बेकार की बातों में मत उलझो। पाखी देर से सब सुन रही थी, ना रहा गया तो बोल पड़ी। ओह, तो तू है इन सब के पीछे? तभी मैं कहूँ कि ये नई सीख इसको मिली कहाँ से? दादी का बड़बड़ाना शुरू हो गया, लेकिन पाखी कुछ न बोली और माँ को साथ लेकर सोने चली गई। यो तो पवन ज़्यादा बोलता ना था, पर दादी से खूब बातें होती हैं, जाने क्या क्या समझाती हैं, बताती रहती हैं। कभी कभी कानों में आवाज़ आती, जमीन खेत की बातें। पाखी को इनमें कोई रुचि नहीं थी, वो बस भरपूर जीवन जीना चाहती थी और पढ़ाई करके नौकरी की भी लगन थी। पवन जितने दिन रहा, टीवी फ्रिज जैसे आधुनिक सामान लाता रहा और दादी पवन की उपलब्धियों की गाथा गाती रही। अंत में शादी की बात उठी और पवन ने साफ कह दिया कि पाखी की शादी के बाद ही अपने लिए सोचेगा। यह कहकर वो चला तो गया शहर, लेकिन पाखी पर उत्तरोत्तर दबाव बढ़ने लगा ब्याह का। दबाव ने पाखी के चेहरे की हंसी छीन ली। वो धीरे धीरे अल्लड़ता खोती गई और जैसा कि होता आया है, उसका विवाह तय कर दिया गया। वो पिताजी से डरते डरते बोली, बाबूजी, अभी मुझे पढ़ना है। तो किसने रोका है तुझे? मैंने तो हमेशा पढ़ाई पर जोर दिया है, शादी के बाद भी तू पढ़ सकेगी। माँ, बातचीत हो चुकी है, अब पाखी क्या कहती? शादी न करने का कौन सा कारण बनाती? उसे उसकी मर्जी के बिना ब्याह दिया गया। सास ससुर ननद और पति के बीच रहकर भी अकेली रही। बड़े घर की बड़ी बातें, सब अपने आप में मस्त। बस कुछ दिन रस्म रिवाज में ही उसको सबका साथ मिला। वो जो छोड़ आई थी खुलापन, आज़ादी, अपनापन, वो यहाँ नहीं मिला था। सास ससुर खाने या नाश्ते के समय ही मिलते, नहीं तो अपने कमरे में ही रहते और ननद ज़्यादातर फ़ोन पर व्यस्त रहती। कभी कभी पाखी से बातें करती, लेकिन उसे गांव की बातें भाती नहीं थीं, इसलिए जल्दी ही ऊब जाती। और पति प्रवेश ने 10वीं पास करते ही पिता के व्यापार को संभाल लिया। दिमाग कितना चलता था या भाग प्रबल था कि दिनों दिन तरक्की होती जा रही थी। यह देख पिता ने उसे सारा दायित्व सौंप दिया था। प्रवेश को प्रेम जैसी चीज़ें मालूम ही नहीं थी। पाखी को सामानों से लदा देखकर ही खुश होता, वो सुविधाओं को प्रेम समझता। पाखी से अच्छे से बात भी करता, लेकिन हमेशा हड़बड़ी रहती और फ़ोन पर निर्देश देने में ही व्यस्त रहता। पाखी के पंख जैसे उड़ना ही भूल गए थे। उसका मन ना लगता, इसलिए कॉलेज में उसने दाखिला लिया। धीरे धीरे वो वहाँ के एक परिवेश में ढलने लगी। मगर अंदर की पाखी अभी गांव में ही बसती थी, उसी सरोवर के पास, उसी पहाड़ी के नीचे और उसी नीम पर लगे झूले पर। शादी के 5 साल बीतने को आए, तब मायके और ससुराल से बच्चे पैदा करने का दबाव पड़ने लगा।
कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके पाखी ने एक पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर प्रवेश को बेहद आपत्ति थी। वो कहता कि मेरे यहाँ तो घर के नौकर भी इससे ज़्यादा कमाते हैं और तुम ये सब करके नाक कटवा रही हो मेरा। गंवारों वाली बुद्धि छोड़ोगी? नौकरी करना तो शहरी लोगों का काम है, फिर ये बुद्धि गंवारों वाली कैसे हुई? पाखी ने तर्क दिया था। तुमको क्या कमी है जो तुम ये सब? कमी है प्रवेश, मैं अकेली हूँ। मुझे ईंट पत्थरों का मकान नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे जेवर कपड़े नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे, प्रवेश ने उसकी बात को काटते हुए कहा था। तुम्हें क्या चाहिए? बस यही सोचती हो घर में सबको क्या चाहिए? कभी ये भी सोचा है? मैंने अपने कर्तव्य में कोई कमी नहीं की है, तो अब और क्या चाहिए? प्लीज़ नौकरी की बात मत लाना। मैं ये पैसे कमाने के लिए कम, समय बिताने के लिए ज़्यादा करती हूँ। ठीक है, जो समझ में आए करो, पर अब बच्चों के बिना ये घर अच्छा नहीं लगता। ओह, तो तुम्हें याद भी है कि घर है? पाखी, तुम क्या बच्चे नहीं चाहती? ऐसा कब कहा मैंने? तुमने कब इसके लिए वक्त दिया या प्रयास किया? सब होने के बाद प्रवेश और पाखी के बच्चे पैदा करने का निर्णय लिया था। पाखी सोचती थी कि माँ या दादी ने तो कभी प्लान करके बच्चे नहीं पैदा किए थे, फिर शहर में ये सब भी प्लान करके, कितनी विचित्र बात है। प्रवेश ने डॉक्टर को दिखाया। पाखी और प्रवेश की जांच से पता चला कि प्रवेश में कुछ कमी है। इलाज हुआ। 2 साल इलाज के पश्चात पाखी माँ बनी भी, तो जुड़वा बच्चों की। ननद की शादी हो चुकी थी। अब बच्चों की किलकारियों से घर गूंजने लगा था। पाखी व्यस्त रहने लगी थी। खूब मन लगता था बच्चों के बीच। इस दौरान भी मन की बातें वो कह नहीं पाती थी किसी से। 7 साल में पाखी 2 बार मायके गई थी, और वो भी मात्र 2-2 दिनों के लिए। उसका मन करता वापस शहर जाए ही ना कभी, परंतु एक ब्याता की व्यवस्था थी। उसे अपनी माँ को देखकर अपनी बातें याद आती। माँ के जीवन में तो फिर भी घर के 50 काम थे, उनमें मन लगा लेती थी। पाखी के जीवन में क्या था जो मन लगता? माँ भी जीवन भर बाबूजी के प्रेम और साथ के लिए ही तरसती रही, और पाखी भी तो उसी के लिए ही। इधर कुशल और नवल के होते ही खबर पर खबर, बुलावे पर बुलावा आने लगा, और पाखी माँ के गई। पाखी इस बार लंबे समय के लिए ही गई थी। बहुत खुश थी। माँ, दादी, सबको यही लगा कि बच्चों के कारण खुश है, परंतु पाखी को माँ बनने की जितनी खुशी थी, उससे दोगुनी खुशी लंबे समय तक मायके में रहने की थी। वो अपनी बिछड़ी सहेलियों को मंदिर में जाते लोगों में ढूंढा करती। संयोग से एक दिन फूल तोड़ते समय प्रतिभा मिली। अरे पाखी, कब आई? पीछे से बोलते हुई प्रतिभा चली आई थी। ओ प्रतिभा, गले लगा लिया पाखी ने। तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे पाखी, तू तो बिल्कुल परी लग रही है। सुंदर सजी धजी, बड़े घर में ब्याह हुआ है तेरा। कितनी भाग्यशाली है। ऐसा कुछ नहीं है प्रतिभा, कपड़े गंदे हुए तो क्या, मन तो साफ है ना। भाग्यशाली तो तू है जो आज भी वैसी की वैसी है, एकदम मिलजुल कर रहने वाली। हाँ, लोगों से भरा पूरा घर है, एक जगह भी चैन से बैठ नहीं पाती, सारा दिन काम और काम, और क्या। और तेरे जीजा जी से तो रहा ही नहीं जाता मेरे बिना। यहाँ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ तो भी साथ लगे आ गए। ये तो अच्छा है प्रतिभा, तुझे प्यार जो करते हैं। काम क्या करते हैं? खेती गृहस्थी है, और पास के शहर में चूड़ी बिंदी की दुकान है। तुझे तो खुश होना चाहिए, इतना सब करके भी तेरे लिए समय रहता है उनके पास। मैं तो खुश हूँ पाखी, लेकिन मायके में जगहंसाई हो जाती है। जगहंसाई क्यों? लोगों को बर्दाश्त नहीं होता होगा तुझे प्यार पाते देखकर। पर मैं बहुत खुश हुई। भगवान करे ऐसा पति सबको मिले। पाखी, प्यार तो बहुत करते हैं, पैसे भले ज़्यादा नहीं हैं, पर घर भी बड़ा नहीं है, पर दिल के अमीर हैं। अकेले या उदास नहीं देख सकते मुझे। यहाँ भी आए हैं साथ में। वो संकोच से बोली। कहाँ है? अरे तू उनको क्यों छोड़कर इधर आई? चल, चलती हूँ तेरे साथ। पाखी ने प्रतिभा के पति को नमस्ते किया और मंदिर से लौटते समय घर आने का निमंत्रण देकर चली गई। खूब सारे फूल तोड़े और नन्ही पाखी की तरह सीढ़ियों पर फैला आई। प्रतिभा ने दादाजी से कहलवा दिया कि कल आएगी और पूरे दिन यहीं रहेगी। पाखी यह सुनकर बहुत खुश हुई।
बच्चों का काम पूरा करके वो नीम में लगे झूले पर बैठकर झूलते हुए बचपन के गीत गुनगुनाने लगी। उसका यह रूप देखकर आज माँ भी बहुत खुश थी। माँ को बहुत दिनों बाद अपनी नन्ही पाखी मिली थी, लेकिन ये खुशियाँ 2 महीनों तक ही रहीं, क्योंकि पाखी वापस ससुराल चली आई। बच्चों में समय गुजरने लगा। पाखी ने बड़ी लगन से परवरिश की, जबकि प्रवेश ध्यान नहीं के बराबर ही देता था। चौथी कक्षा पास करते ही प्रवेश ने उनको हॉस्टल में डाल दिया। पाखी ने बहुत रोका, लेकिन प्रवेश नहीं माना। जो थोड़ी बहुत खुशी थी वो भी छीन ली गई उससे। सास ससुर भी सेवक की देख रेख में रहते, वहाँ भी काम ना था, लेकिन पाखी का मन नहीं मानता तो चली जाती थी रोज़ एक बार। हाल चाल और ज़रूरत पूछ लेती, और अगर कुछ करना होता तो कर देती थी। ननद महीने में एक बार आती, वो भी 2 घंटे के लिए। पाखी सोचती, मैं 2 दिन के लिए जाती थी तो भी खुश नहीं रहती थी लौटने की सोचकर, और ये 2 घंटे के लिए आती है फिर भी कितना खुश रहती है। लौटने को लेकर दुख चिंता ही नहीं, कैसे कैसे लोग हैं संसार में। कोई अकेलेपन से घबराता है तो कोई अकेला रहना चाहता है। पाखी ने अकेलेपन से निजात पाने के लिए बड़ी बालकनी में तरह तरह के पौधे लगवाए, झूला लगवाया और कृत्रिम झरना भी, जो उसके अपने छोटे सरोवर की याद दिलाता था। दिन का अधिकांश समय झूले पर बैठे किताब पढ़ते और पौधों को निहारते एवं सोच में ही गुजरता। पाखी को अपना कमरा बिल्कुल भी नहीं भाता था। खिड़कियां बंद, पर्दे लगे, कालीन बिछे, मोटे गद्देदार सोफे, मास्टर बेड, नरम मुलायम मखमली, करीने से सजी खूबसूरत महंगी चीज़ें, विदेशी झालर एवं आधुनिक बल्बों से सजा कमरा। एसी की ठंडक उसे कभी ना लुभा सकी। वे जितना आधुनिक पहनावा पहनता उतना ही विचारों से पिछड़ा था। इसके विपरीत पाखी वस्त्रों और विचारों दोनों से प्रगतिशील थी। प्रवेश से कभी उसके विचार मिले नहीं, और ना ही वो विवाद ही करती। विवाद तो तब होता जब अपेक्षाएं होती। पाखी ने स्थिति को देखकर कोई अपेक्षा नहीं रखी। शुरुआत में प्रेम की अपेक्षा थी, लेकिन रहते रहते वो प्रवेश को इतना समझ चुकी थी कि अब प्रवेश प्रेम दर्शाता भी तो उसे या तो नाटक लगता था या फिर शारीरिक ज़रूरत। प्रवेश ने कई जगह पाखी को घुमाया, लेकिन कभी परिवार, कभी दोस्तों का परिवार, तो कभी बच्चों के साथ ही। यूँ तो दुनियादारी के हिसाब से वो ठीक ही था, लेकिन पाखी प्रवेश को पाने की कभी उम्मीद भी नहीं पाल सकी। यहीं से उसके जीवन में एकाकीपन का आरंभ हुआ। उसे रास्ते में दिखते छोटे छोटे घर, मुडेर पर खड़े लोग, चबूतरों पर बैठी झुंडी बातें और तरसाते। जीवन में असंतुष्टियों के समावेश ने सारी सुविधाओं को बेमानी साबित कर दिया था। इसी तरह समय गुजरता रहा। पहले दादी फिर दादा चल बसे। मृत्यु में महज औपचारिकता ही निभा पाई, जबकि उसका हृदय अंदर ही अंदर चीख रहा था। उसके बचपन के साथी भी छोड़ गए और रह रहकर एकटक आसमान निहारती रहती। एक बार कुशल ने पूछा था, मम्मी आसमान में क्या देखती हो? तारे मुझे बहुत पसंद हैं, पर उनसे तो रोशनी भी नहीं मिलती, बस सुंदर लगते हैं टिमटिमाते हुए। तुम नहीं समझोगे बेटा, तारों की रोशनी मिलती है पर दिखती नहीं है। मन को रोशन करते हैं ये, झुंड में रहकर उल्लासित लगते हैं, खुशियाँ फैलाते हैं। अकेला सूरज कितना जलाता है। ऐसी रोशनी भी नहीं अच्छी जो जला दे, ऐसी रोशनी जो मधुरता फैलाए मन भाती है। सूरज जीवन देता है ना मम्मी? हाँ, बस जीवन ही देता है, इसलिए तो लोग इसमें जलना भी गवारा कर लेते हैं। और पाखी ज़्यादा कुछ न कह पाई थी, क्योंकि कुशल की बात 100% सत्य थी। पाखी खुद भी तो जल रही थी इस चकाचौंध में। पाखी, आज प्रवेश ने आते ही आवाज़ दिया। वो चौंक गई, झूले पर से उतर गई, सारी सोचें रुक गईं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था पहले। क्या बात है प्रवेश? उसने पूछा। तुम्हारे पापा बीमार हैं और क्या? वो चिंतित हो गई। और पवन को छुट्टी नहीं मिल रही है, ना ही उसकी पत्नी संजना को ही समय है। तुम चली जाओ, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ। प्रवेश दुनियादारी तो ऐसे निभाता था जैसे बिल्कुल आदर्श व्यक्ति हो। वो सोचने लगी, पवन भैया को ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो पिता की बीमारी में भी। ठीक है, कल सवेरे ही चली जाती हूँ, कहकर पाखी ने कुछ कपड़े और सामान रखे। प्रवेश ने 2 लाख रुपए थमाते हुए कहा, यह रख लो, शायद ज़रूरत पड़े। बाबूजी के पास पैसे की कमी नहीं है प्रवेश,
फिर वे बेटी का कुछ लेंगे नहीं। सब जानता हूँ, तुम्हें भी बेटी का कर्तव्य निभाना चाहिए पाकी। ज़रूरत नहीं होगी तो लौट कर यहीं आएंगे ये पैसे। अच्छा कहकर पाकी ने पैसे संभाल कर रख लिए। उसे लगा कि बाबूजी ज़्यादा ही बीमार हैं, तभी प्रवेश ने पैसे थमाए हैं। प्रवेश की कुछ बातें उसे अचंभित भी करती। वो आदर्श मनुष्य था, पर क्या आदर्श पति या पिता था? पाकी ने दिमाग झटक कर पिता की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने भले ही बेटे बेटी का अंतर किया, पर वो कभी ज़्यादा दोष नहीं दे पाई उनको, क्योंकि धारणाओं को बदलने में समय लगता है। वो भी तो बेटी है, उसी पिता की संतान। आज फर्ज निभाते समय पवन से आगे निकलने जा रही है। पूरे 12 साल बाद वो गांव आई थी। अंतिम बार पवन भैया की शादी में आई थी, केवल मंदिर पूजन के लिए, क्योंकि शादी के और सारे काम तो शहर से हुए थे। गांव के मंदिर पूजन की पारिवारिक परंपरा थी, अन्यथा पवन तो आना ही नहीं चाहता था। सारी सुविधाएं उसने जुटा दी थीं, फिर भी वह रहना नहीं चाहता था, जाने क्यों। पाकी मन ही मन पवन के इस आचरण से कभी तो क्रोधित होती और कभी हैरान होती कि इतने मनोहारी और खुले परिवेश में कैसे पवन भैया का मन नहीं लगता। पवन की जगह पाकी को देख माँ अति प्रसन्न हुई। शायद पिता भी खुश थे, परंतु इस अवस्था में वो अपनी भावनाओं को जाहिर करने में असमर्थ थे। बाबूजी, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? बताइए, तभी तो इलाज हो सकेगा। पाकी ने उनके पास बैठकर उनके पाँव पर हाथ घुमाते हुए कहा। वो केवल इतना ही बोले, अब समय नहीं इलाज का बेटा। आप ऐसा मत बोलिए, मैं कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। कुछ नहीं हुआ आपको। पाकी ने यह कहकर पिता से ज़्यादा खुद को ढांढस बंधाया। माँ ने पहले की तरह चाय, नमकीन, बिस्किट और पानी लाकर रखा तो पाकी बोली, माँ मैं बेटी हूँ, मेहमान नहीं। तुम ये सब मत किया करो, मुझे इससे परायापन लगता है। कुछ चाहिए तो मांग लूँगी या खुद ही ले लूँगी। ये सब ड्राइवर को दे आती हूँ, कहकर पाकी ने ओसारे में बैठे ड्राइवर को ट्रे पकड़ाया। वो कृतज्ञता से खड़े होकर बोला, मैडम मैं आपका नौकर हूँ, आप क्यों ले आईं? मुझे बुला लिया होता। ब्रजमोहन जी, आप नौकर हो या सेवक, है तो इंसान ही। यहाँ हम शहरी नहीं देहाती हैं, और देहात में दरवाजे पर आने वाला मेहमान होता है। लेकिन क्या? मेहमान का दर्जा बराबर का होता है। यह तो आपके शहर में भी होता ही है ना? हाँ जी। तब चाय पानी पीकर आराम कीजिए, कल डॉक्टर के यहाँ चलना पड़ेगा। जी अच्छा, ड्राइवर ने कहा। पाकी अंदर आई तो माँ ने कहा, बेटी तुम आज भी गांव का रिवाज नहीं भूली। मैं तो तुम्हें शहरी मेम समझने लगी थी। पाकी ने हंसते हुए कहा, छोड़ो ये सब, बाबूजी को कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। पर यह तो बताओ कि कहीं दर्द भी होता है, बुखार आता है या कोई और तकलीफ़ है? क्या बताऊं बेटी, सब मन की व्यथा है। मतलब? अकेलापन। शहर की भीड़ भाड़ चकाचौंध में रहे हैं, पवन से बड़ी उम्मीद लगाए थे, फिर मुझसे कभी बैठकर दो बातें तक नहीं किए। सब कुछ अंदर ही अंदर छेद रही हैं उनको, पर अपनी व्यथा बोलेंगे नहीं। माँ, शहर की भीड़ में तो मैं भी अकेली हूँ। बाबूजी के पास तो फिर भी जरिया था मन बहलाने का, नौकरी थी। दूसरी बात, पवन भैया तो उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो भी तो उनको शहरी बनाना चाहते थे ना, उन्हें तो खुश होना चाहिए। और फिर रही बात तुम्हारी, तो जो तब तुम्हारे लिए नहीं कर सके, वो अब तो कर अपनी व्यथा कम कर ही सकते हैं। नहीं कर पाएंगे। वो शुरू से धीर गंभीर रहे हैं, कभी मिलजुल कर रहना उनको आया ही नहीं, ना दो बातें सुनना या अपनी मन की कहना। खैर मेरी छोड़ो। अब पवन को शहरी बनाने का मतलब ये तो नहीं कि माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाएं। वो भी शहर में रहते थे, लेकिन जिम्मेदार तो थे। माँ बाप के अंतिम सांस में साथ रहे, आते जाते थे, सामान लाते थे, पैसे रुपए देते थे। बस समय ज़्यादा नहीं दे पाए और ना ही अंदर की बात ही कह पाए। पता नहीं क्यों, अंदर की बात तो घुटन पैदा करती है। बाबूजी संकोची भी रहे हैं और अकड़ू भी, अकड़ के कारण तुमसे। चल खा पी ले कुछ, इतनी दूर से आई है। माँ ने बात लंबी खिंचती देख उसके रुख को बदल दिया। शायद इस अवस्था में भी वो पति की निंदा नहीं सुन पा रही थी। ये वही पत्नी थी जिसे पति ने व्यस्त जीवन से दो फुर्सत का पल भी नहीं दिया था।
दूसरे दिन डॉक्टर के यहाँ जाने पर सारे टेस्ट हुए। बीमारी कोई ना थी, लेकिन वो बीमार थे। डॉक्टर ने सलाह दिया कि मनोचिकित्सक को दिखाया जाए। पाखी वहाँ भी ले गई। शुरू से लेकर अब तक के उनके जीवन के बारे में उसने बताया। उनका स्वभाव, हाव भाव, जीवन शैली, सब कुछ जो जानती थी। फिर डॉक्टर ने उनसे अकेले बात करने की इच्छा जाहिर की। पाखी बाहर आकर बैठ गई और घंटों तक उसके पिता और डॉक्टर की बातें होती रहीं। फिर उसे अंदर बुलाया, कुछ दवाई दी और निर्देश दिया कि उन्हें कभी अकेला न रहने दिया जाए। पाखी जब लौटी तो वो सारे में माँ चिंतित होकर टहल रही थी। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं हुआ। चलते बोलते इंसान को क्या होगा? बस सोच की बीमारी है। सोच किस बात की? अकेलेपन की, शायद पश्चाताप की सोच। माँ आके कुछ बोल ना पाई, लेकिन पाखी ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। पिता के कमरे में गईं, देखा आंखें खोले छत की ओर एकटक देखे जा रहे हैं। बाबूजी, पाखी की आवाज़ पर उन्होंने उसकी तरफ देखा। पिता को हमेशा रौब में देखने की आदत थी। आज उसी पिता की कातर दृष्टि से उसका मन दुखी हो उठा। बोली, अगर मैं यहाँ रहूँ तो आपको बुरा लगेगा? बुरा क्यों? तेरा ही घर है। मेरा? सच में बाबूजी? पवन और तेरा हिस्सा बराबर का है। मैं अन्याय नहीं करूँगा, इतना निष्ठुर नहीं हूँ। मुझे ये सब कभी नहीं चाहिए था बाबूजी। एक बात पूछूं? अब ये औपचारिकता ज़रूरी है? अगर पवन भैया आपको अपने घर ले जाते तो आप जाते ना? नहीं, मैं कदापि नहीं जाता। मैंने अपने पिता पर भी इसी कारण कभी दबाव नहीं डाला। चाहता तो ले जाता। और क्या? और कुछ नहीं, सब गुजर गया। आँखों की कोर में अश्रुकण झिलमिला उठे, परंतु कुशलता से उन्होंने छिपा लिया। तब तो आप पाखी के घर भी नहीं जाएंगे? नहीं, अब यहीं मरना चाहता हूँ। जिंदगी शहर के नाम थी, लेकिन मौत मैं गांव में ही चाहता हूँ। तू रहेगी तो अच्छा लगेगा, पर ठीक है, मैं प्रवेश से बात करती हूँ, देखें क्या कहते हैं। कहकर पाखी चली गई। प्रवेश से पाखी ने पिता की हालत को बताया और साथ यहाँ रहने की बात कही। पाखी, तुम्हारा भी घर है, बच्चे, सास ससुर सब हैं, उनको तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है। प्रवेश, तुम भी तो मेरे ही हो, पर मेरे हुए कहाँ? यह औपचारिक जीवन जीकर तुम्हारा मन नहीं भरता? वहाँ मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है प्रवेश। मैं तो घर में सजी हुई प्रतिमा की तरह हूँ, जो मौन रहती है, पर उसको सजाया खूब जाता है। पाखी, तुम अभी ये सब बातें करके दिमाग मत खराब करो। अगर तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ज़्यादा खराब है तो यहाँ ले आओ, बड़े से बड़ा डॉक्टर का इंतजाम कर दूँगा। इस समय डॉक्टर की नहीं, अपने लोगों की ज़रूरत होती है प्रवेश, जब इंसान मानसिक व्याधि से गुजरता है। खैर, तुम ये नहीं समझोगे। घर में रहते ही कहाँ हो, बच्चों को भी दूर कर दिया। सास ससुर के लिए नौकर चाकर, नर्सों की भीड़ लगा रखी है तुमने, तो तुम कैसे समझोगे कि व्यस्तता से एक न एक समय जब छुटकारा मिलता है तो अकेलापन एक असहनीय मानसिक यंत्रणा बन जाता है। तो तुम क्या चाहती हो? वहाँ रहकर तुम क्या कर लोगी? मैं कुछ नहीं कर सकती, पर देखभाल तो कर सकती हूँ, उनका एकांत तो दूर कर सकती हूँ। वैसे भी वहाँ मुझे अकेले ही रहना होता है। एक दो कर्तव्य थे, उनको भी पैसे की आड़ में मुझसे अलग कर दिया। अब वहाँ रहूँ या यहाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जो समझ आए करो, कहकर प्रवेश ने फ़ोन रख दिया। एक बात अच्छी थी, प्रवेश का गुस्सा देर तक टिकता न था। उसे गुस्सा करने का वक्त भी कहाँ था। पाखी गांव में रह गई। धीरे धीरे पिता की अवस्था में सुधार आने लगा। वो अब खुलकर पाखी से बातें करने लगे। बातों बातों में पाखी से अपने पिछले व्यवहार पर अफसोस भी जाहिर कर देते थे। परंतु पाखी चाहती थी कि माँ के साथ वो अपने बचे जीवन के बेहतरीन पल गुजारे। पाखी ने धीरे धीरे हर काम के लिए माँ को उनके पास भेजना शुरू किया। नहाने के गमछे, गर्म पानी, खाना, नाश्ता सब माँ से ही भिजवाने की चेष्टा करती पाखी। कई बार माँ संकोच करती, लेकिन पाखी अपनी व्यस्तता दिखाकर भेज ही देती। प्रवेश ने एक गाड़ी और एक ड्राइवर को यहीं रहने का निर्देश दे दिया। पाखी पहले की तरह नीम पर लगे झूले झूलती और सोचती, कितना पुराना साथी है ये नीम, खुशी में दुख में हर समय साथ ही रहा।
2 दिन के लिए आती तो भी दुख समझ जाता और अपने आगोश में लेकर खुशियों से भर देता था। फूलों को तोड़ना और मंदिर की सीढ़ियों पर बिखेरने की आदत भी नहीं छूटी थी, जबकि सीढ़ियाँ पहले सी नहीं थीं। पिताजी ने उन्हें पक्का करवा दिया था। एक दिन बाबूजी ने पाखी से विवश होकर कहा, पैरों में बहुत दर्द है, जरा दवा दे। पाखी तेल लेने के बहाने चली गई और माँ को तेल लेकर भेज दिया। माँ ने तेल पास के स्टूल पर रखा। उन्होंने नज़र उठाकर देखा, पाखी कहाँ है? वो मंदिर जाने को तैयार थी, सो मुझे भेज दिया। रहने दो, वो आएगी तब मैं लगा देती हूँ। उसने शहर में ये सब कहाँ किया होगा। जाने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं दवा दूंगी तो कुछ नुकसान होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझसे सेवा का अवसर क्यों छीन रहे हो? बाबूजी कुछ ना बोले। माँ धीरे धीरे तेल लगाकर पैर दबाने लगी। उन्हें बहुत आराम मिल रहा था। सोचने लगे, इसे क्या सुख दिया मैंने, फिर भी मेरे पैरों को दबाकर सुख महसूस कर रही है। कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। और मैं रहा न गया उनसे तो बोले, प्रभा। माँ चौंक पड़ी। कभी भी उन्होंने नाम लेकर बुलाया ना था। नाम लेने से कितना प्रेम झलकता है। माँ गदगद सी हो रही थी। जी, वो बोली, जीवन में कितना कुछ छूट गया है महत्वाकांक्षाओं के कारण। तुम पर कभी ध्यान ना दिया, फिर भी तुम मेरी ही रही। मैं कितना गलत था, आज इस अकेलेपन ने महसूस कराया। अब बीती बातों को दोहराने से क्या लाभ। अब जो हो गया उसे नहीं, आगे की तरफ देखना है। सही कह रही हो, पर उन सोचों से मुक्त नहीं हो पा रहा। जानती हो क्यों? क्यों? सब कुछ तो है आपके पास, घर, ज़मीन, बच्चे और मैं भी। माँ ने समझाने की चेष्टा की। हालांकि माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी, परंतु शिक्षा से ही ज्ञान मिले ज़रूरी नहीं है। अक्सर अनुभवों से ही ज्ञान मिलता है। पिता भी माँ की मनोभावना समझ अब उनके ज्ञान के समक्ष स्वयं को तुच्छ समझ रहे थे। प्रभा, मेरे पास सब है, पर शांति और संतुष्टि नहीं। पवन की ओर से मन अशांत रहता है। उसकी परवरिश में चूक हो गई शायद। ऐसा नहीं है, आजकल बच्चे होते ही ऐसे हैं। सबकी सोच खुद तक ही सीमित रहती है। स्वार्थ ने रिश्तों को दबा दिया है कहीं। स्वार्थ की उपज भी परवरिश और परिवेश देख कर ही होती है। पवन को पाखी की तरह परिवेश मिलता तो शायद। पाखी तो हीरा है, बिल्कुल शुद्ध, चमकती हुई, पारदर्शी। उसके हाव भाव से मन का पता चल जाता है। बड़ी भोली रही है, बचपन में जिद्दी थी, लेकिन अब तो हमसे भी ज़्यादा समझदार। लेकिन क्या? कोई परेशानी या कोई तकलीफ़ है उसे? है तो सही, पर बोलती नहीं। एक बार दबे जवान में कहा था, भौतिक वस्तुएं आत्मिक सुख नहीं दे सकती। बात में बहुत अर्थ था, लेकिन मेरे पूछने पर टाल गई थी। घंटों नीम के झूले पर अकेले बैठी रहती है, आंखें बंद किए, माथे पर सुकड़न लिए। शायद कोई चिंता है, पर बताती नहीं है। मैं पूछूंगा, कहीं मेरी तरह उसके जीवन में भी तो। यह अकेलापन बहुत ही कष्टदायक होता है। आज युगों के बाद जैसे पति पत्नी का प्रेम उमड़ पड़ा हो। देर तक बच्चों की तो कभी बीते समय की बातें करते रहे, लेकिन आज पिता संतुष्ट थे। एक लंबे अरसे के बाद खूब सोए। अगले दिन पाखी ने बिना जगाए ही चाय टेबल पर रखा तो आवाज़ से आंखें खुल गईं उनकी। बोले, पाखी। जी बाबूजी। प्रवेश कैसा है? पहली बार प्रवेश के बारे में पूछा था उन्होंने। वो चौंक गई और बोली, ठीक है। और बच्चे? वो भी अपनी दुनिया में व्यस्त और मगन है। आते तो होंगे ही। जी 2 साल तो हुए ही हैं। एक बार आए थे तब 6 महीने ही हुए थे, और फिर नई जगह, नए लोग, नए तौर तरीके, तब समझ नहीं आई थी। अब कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तुझे बुलाते हैं कभी? मुझे क्या बुलाएंगे, वक्त ही कहाँ है उनके पास। एक बार नवल ने कहा था पापा के साथ 2 महीने के लिए आने को, लेकिन प्रवेश को भी कहाँ समय मिलता है। पाखी, तू सबके बीच अकेली है, और ये ज़िंदगी तू कैसे जी रही है? तू तो उन्मुक्त गगन की पक्षी रही है, चहचहाती रहती थी हमेशा। अब इतनी शांत, विश्वास नहीं होता। बाबूजी, सबकी सोच मेरी तरह हो ज़रूरी तो नहीं। अकेली तो हूँ,
पर समझौता कर लिया है मैंने हालात से। समझौता किसके लिए बेटा? प्रवेश के लिए, जो पत्नी के लिए कभी उपलब्ध नहीं रहता। पर फिर कुशल एवं नवल के लिए, जो पवन की तरह अपनी दुनिया में खोकर रिश्ते नाते भुलाते जा रहे हैं। उन्हें तो रिश्तों का दर्द भी नहीं होता होगा। दरअसल जब तक शरीर चलता है, मन आत्मविश्वास से भरा रहता है। सारी दुनिया अपने हिसाब से चलाने का मन होता है और वही सही लगता है। लेकिन जैसे जैसे अवस्था ढलती है, छूटे हुए को पकड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। परंतु तब तक व्यक्ति इतनी दूर जा चुका होता है कि लौट पाना सबके लिए संभव नहीं होता। सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर चुका होता है। बाबूजी, लौट भी आए तो क्या मिलेगा? जो बीत गया समय और बीत रहा पल है, वो लौट सकेगा? जो आज सोच आ गई, वो फिर से बंद सोचों को जिंदा होने देगी? और हुआ तो यहाँ भी समझौता ही होगा। प्रेम में ताकत है बेटा, मुर्दे में भी जान का संचार कर देता है। अगर रिश्ते के किसी भी कोने में ये जीवित रह गया तो सब कुछ ठीक किया जा सकता है। पिता के मुंह से प्रेम की बात थोड़ी अटपटी लगी उसे याद आया, दादी इसी प्रेम की बात पर माँ से कितना चिढ़ गई थी। जैसे प्रेम का नाम कोई अपशब्द या अपराध हो। इसके नाम से लाज आनी चाहिए औरतों को। दादी को यही लगता था। शायद इस कारण बाबूजी भी प्रेम रहते हुए भी दर्शा नहीं पाते होंगे। पाखी की आंखों में दादी की छवि तैर गई। मन ही मन दादी की नादान सोच पर बरबस मुस्कुरा उठी। हठात उसे पिता की उपस्थिति का ख्याल आया और संभल कर बोली, सही कह रहे हैं आप, लेकिन प्रेम स्वतः होता है, पैदा नहीं किया जाता बाबूजी। बात तो पाखी की सत्य थी, परंतु एक पिता अपनी बेटी के दुख को महसूस कर उसे सांत्वना देना चाह रहे थे। इसलिए बोले, पाखी, कभी कभी जीवन में प्रेम का प्रवेश देर से होता है। ये मन को निराश करना उचित नहीं है। निराश नहीं हूँ, पर उम्मीद नहीं रखी, पाखी ने स्पष्ट कहा। एक बात बोलूं, मानेगी? बाबूजी, आपकी हर बात मानती आई हूँ। आप ही की बात मानकर ब्याह भी किया, नहीं तो मैं आगे पढ़ना चाहती थी। खैर बोलिए ना, क्यों नहीं मानूंगी? तू प्रवेश से बात कर और बोल कि यहीं रहने दे तुझे। हालांकि ये मानना उसके लिए सहज नहीं है। नहीं तो मैं बात करूँगा। मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकता। सब सुख प्राप्त है, पर तू सुखी नहीं है तो क्या फ़ायदा? बाबूजी, प्रवेश दुनियादारी में आगे हैं। उसकी इज्जत मान सम्मान पर बट्टा लग जाएगा अगर मैं यहाँ रह गई तो। वो कभी नहीं चाहेगा। कोई भी शायद ही चाहे, पर उसको छोड़। तू क्या चाहती है? पाखी को पाखी रहने देना या कुछ और? मैं क्या चाहूँगी बाबूजी, अब तो वे जिद नहीं रही, सब कुछ स्वीकार कर लेती हूँ। तुझे जिद करना होगा पहले की तरह। अपनी स्वाभाविकता नष्ट कर आत्मा की हत्या मत कर। स्पष्ट बता तो मैं आगे सोचूंगा। पिता का यह कथन पूरा भी ना हुआ था कि माँ आ गईं। क्या स्पष्ट? कुछ छिपाया है इसने? ओ माँ, तुम भी ना? कुछ नहीं, बाबूजी चाहते हैं मैं यहीं रह जाऊं, बस वही पूछ रहे थे। यहाँ? सच पाखी, बड़ा मन लगेगा मेरा। एक बात तो है, आप दोनों दुनिया के पहले माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी के लिए इतना सोच रखते हैं। वरना लोग ब्याह बाद गंगा नहाते हैं, जैसे बेटी ना हुई कोई पाप है, गंगा में धो डालो। हालांकि पाखी ने यह बात हंसते हुए कहा, लेकिन ये प्रायः हर घर का कटु सत्य था। जिनकी बेटियां ब्याह दी गई हों, वो चैन की नींद ही सोते हैं अक्सर। जैसे एक बड़े जंजाल से मुक्ति मिली हो या सर का बोझ कम हो गया हो। किसी से मिलने पर भी यही सुनने को मिलता है, अब क्या, अब तो कोई चिंता ही नहीं। बेटी का ब्याह सच में चिंता का विषय बन गया है। बाबूजी को पाखी की बात 100% सत्य लगी, लेकिन अब वो इससे आगे निकल चुके थे। बोले, बेटा, प्रभा से मैंने सीखा है कि जीवन एक बार मिलता है। इसे आशाओं महत्वाकांक्षाओं के पीछे ले जाकर हम हवा महल खड़ा करते हैं, वो लंबे समय तक नहीं टिकता। एक हवा का झोंका ही आ जाए तो ढेर हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये झोंका देर से आता है और हम खुशफहमी में जीते चले जाते हैं। वास्तव में सबसे बड़ी चीज़ है मन की खुशी, जो किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, अंदर से होती है। इसलिए जो अंदर से खुशी दे उसे जी लेना ही जीवन है। नहीं तो हम अकेले रह जाते हैं। अंततः
पाखी को बाबूजी की बात अच्छी लगी। आज पहली बार बाबूजी ने उसके मन की बात को अपनी जुबान से कह दिया था। बोली, जी बाबूजी, मैं प्रवेश से बात करूँगी। मुझे भी जीना है पाखी की पहचान के साथ। पाखी ने प्रवेश से बात किया। उसने फिर वही दुनिया समाज का हवाला दिया। पाखी ने प्रवेश को समझाया और याद दिलाया कि वो घर में अकेली ही रहती है। कोई मन मुताबिक खुले मन की सखी भी नहीं है वहाँ। नौकरों की सेना के बीच जीवन गुजरता है। कैसी हूँ ये छोड़ो, कोई हाल चाल पूछने भी नहीं आता और ना उनका ही संपर्क हुआ किसी से जो उसका ही हाल चाल पूछ ले। और अब तो उसने प्रत्येक जिम्मेदारी पूरी कर दी है। जो बचा है वो यहाँ से भी पूरा हो सकता है। रही प्रवेश की बात, तो वो इतने सालों में कितने पल करीब रहा। इसलिए दूर जाती है तो उसे भला क्या समस्या हो सकती है। दुनिया और समाज के कारण अब तक कुर्बानी ही देती रही, खुशियों की, और कब तक देती रहेगी। इस कुर्बानी से कौन खुश भी होगा, दुनिया या समाज। लोगों को तो बस अवसर की तलाश रहती है। मौका मिला नहीं, इसे चर्चा का विषय बनाकर जंगल की आग की तरह फैला देते हैं। अंत में उसने कहा, वो उससे कुछ नहीं लेगी, बस एक जीवन जीना चाहती है। अगर वो स्वेच्छा से इजाज़त दे तो ठीक है, अन्यथा भाग्य विधाता बनने की चेष्टा में पाखी हाथ से धो बैठेगा। बात आगे तक गई तो अलगाव की स्थिति न उत्पन्न हो जाए, यह सोच प्रवेश ने हामी तो भर दी। लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने पाखी के साथ अन्याय किया है। हमेशा उसकी बातों की अनदेखी कर अपनी इच्छाएं लादता रहा। पढ़ाई नौकरी कुछ भी ठीक से नहीं कर सकी। कम से कम कुछ पल अपने लिए अपने हिसाब से जी तो लेगी। फिर वे सोचने में लीन हो गया। कभी भी पाखी को लेकर गंभीरता से न सोच सका था। ब्याह के बाद उसकी ज़रूरतों को जाने बिना पैसे रुपए पैसे चीज़ सामान से उसे लाता रहा, जैसे खुशियाँ इन्हीं में हों और ये खुशियाँ बाजार में मिलती हों। यही पाखी ब्याह के बाद स्वच्छंद मुस्कान लिए ऊर्जा से भरपूर रहा करती थी। अब बस एक कोने में झूले पर बैठी किताबों में खोई रहती है। कितनी अल्लड़ थी और अब ज़रूरत से ज़्यादा ही समझदार हो गई है। उम्र के पहले ही उसे कितना तजुर्बा हो गया है। एकाएक उसे अफसोस भी होने लगा बीते समय पर। पेड़ तो उसकी हरी भरी डालियों से ही सुंदर दिखता है। अगर डाली सूख गई और पेड़ तनकर खड़ा होकर भी क्या करेगा। ना तो छाया देने के काबिल रहेगा, ना ही देखने के। कहीं ना कहीं प्रवेश को एक स्त्री की आकांक्षाओं के दमन का दुख होने लगा था। तभी पाखी की आवाज़ से चौंक पड़ा। प्रवेश, तुम आदर्श व्यक्ति हो, व्यवहार कुशल भी, प्रतिष्ठित, सामाजिक, नैतिक, सारे गुणों से भरपूर, परंतु प्रेम में गरीब रहे। काश कि इसे समझ पाते। पाखी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा की ना थी। खैर, तुम ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना। आना चाहो तो बाबूजी खुश होंगे तुम्हें देखकर। प्रवेश का आज मन किया कि पाखी को गले लगाकर खूब रोए, उसके सीने में मुंह छिपाकर घंटों बैठा रहे। परंतु अब पाखी की बारी थी। वो बेहद खुश थी और प्रवेश माता पिता बच्चे पत्नी बहन सबके रहते हुए भी अकेला रह गया था। उम्र के इस पड़ाव पर भाग दौड़ की ज़िंदगी से निजात भी नहीं पा सकता था, क्योंकि सब कुछ उसको ही तो करना था। कितनी विचित्र बात थी कि कभी जिस व्यवसाय को पकड़ने के लिए वो दौड़ा करता था, आज उसी ने अपने शिकंजे में दबोचकर दौड़ाते रहने पर मजबूर कर दिया था। पाखी को रहने की इजाज़त देकर वह एक अच्छे काम होने से राहत महसूस कर रहा था। शायद पिंजड़े में बंद परिंदे को आज़ाद करने की संतुष्टि थी। आज पाखी पर बहुत प्यार आ रहा था, पर जैसे बरसों से दबा खजाना आज ही मिला और आज ही छीना जा रहा हो। जब तक कि खजाने की खुशी महसूस हो वह प्रवेश को अपने आप आश्चर्य भी हो रहा था। कभी भी कुछ घरेलू बातों को सोचता तक ना था। आज सब कुछ चलचित्र की भांति दिखने लगा था। दुख तो था ही, कुछ अपने व्यवहार के कारण, कुछ पाखी से दूरी का। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम कदर नहीं करते, और जब नहीं होता तो उसके पीछे भागते हैं। पाखी के पिता समय छूटने पर भागे। पाखी समय रहते लौट आई और प्रवेश पाखी के दूर रहने पर अब अकेला महसूस कर रहा था। जुदाई नहीं थी, पर जुदाई के दुख से कम भी नहीं था प्रवेश का दुख।